नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिय भारत। डोजुमी सिविल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि डोजुमी सिविल का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। साथियों, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्वे का इंट्रोडक्शन चैप्टर को शुरू करा था, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीकली मॉक को अटेंड करने के लिए, वीकली मॉक टेस्ट को अटेंड करने के लिए फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आज इरिगेशन का फर्स्ट क्लास है। इरिगेशन का इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, बेसिकली इरिगेशन के ऊपर हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी डिपेंडेबल हैं। इरिगेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाना क्या खाइएगा। तो इरिगेशन है क्या? बेसिकली आर्टिफिशियल तरीके से एक क्रॉप्स का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको जो पूरा करने का जो तरीका है, कंप्लीट करने का जो तरीका है, उस तरीके को कहते हैं हम लोग इरिगेशन। कोई भी प्लांट हो या ह्यूमन लाइफ्स हो या कोई भी एनिमल लाइफ्स हो, 3 रिक्वायरमेंट रहता है: एयर, वाटर और नोरिशमेंट। तो इसी तरह एक प्लांट का क्या चाहिए आपको? एक प्लांट को चाहिए वाटर, और उसको चाहिए एयर, और 3 चाहिए मिनरल। बहुत सारा मिनरल चाहिए। तो बेसिकली एयर तो हमको सप्लाई करना नहीं है, मिनरल्स वगैरह या फिर जो खाद है वो हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते रहते हैं। और अब यहां पे आ जाता है वाटर। अब वाटर कोई भी क्रॉप्स के लिए सेम नहीं होता। कोई भी, आप जैसे राइस है, राइस क्रॉप्स के लिए जो वाटर डिमांड होगा, जो वाटर का रिक्वायरमेंट होगी, और एक पोटैटो क्रॉप्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। तो अगर क्रॉप्स का बात किया जाए तो बेसिकली क्रॉप्स जो है 2 प्रकार के हैं। क्या क्या? बेसिकली क्रॉप्स जो है 2 प्रकार के हैं। क्रॉप्स या फसल को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? पहला है कैश क्रॉप और दूसरा है फूड क्रॉप। तो कैश क्रॉप क्या है, फूड क्रॉप क्या है? फूड क्रॉप यानी कि एक ऐसा फसल जिसको आप बिना प्रोसेस किए आप इनटेक कर सकते हो, खा सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि गाय भैंस के तरह एकदम खेत में कूद के एकदम नोच लेना है सारे फसल को। मतलब जैसे राइस क्रॉप है या फिर मान लीजिए पोटैटो क्रॉप्स है, उसको तो बहुत सारा तामझाम का जरूरत है नहीं। ऊपर का छिलका वो हटाया जाता है मिल में जाकर, फिर चावल को आप खा सकते हैं। या व्हीट है, उसको मैदा बनाकर, आटा बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात आ गया अगर शुगर केन को। शुगर केन हम लोग गन्ना का जूस तो पीते ही हैं, लेकिन फिर भी, या फिर मान लीजिए टोबैको है, जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं। एक्सेप्शनल 1-2 है शुगर केन जैसा, लेकिन बेसिकली जो नॉन फूड क्रॉप्स है, जैसे कि मान लीजिए टोबैको हो गया, आपका जूट है, ठीक है, कपास जिसको है एक तरह का। तो ये सब जो क्रॉप्स है, ये है एक प्रकार का कैश क्रॉप। मतलब जिसको बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे कमाने के लिए, जूट भी जैसे राइस क्रॉप, ये भी पैसे कमाने के लिए, लेकिन खाने लायक नहीं है जो कैश क्रॉप है। तो एक तो हो गया फूड क्रॉप, दूसरा है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप को आप डायरेक्टली इंटेक कर सकते हैं, कैश क्रॉप आप पैसा कमाने के लिए है, बेसिकली नॉन फूड जितना सारा क्रॉप्स है, तो वो है आपका कैश क्रॉप। अब बात करते हैं सीजन में। सीजनल भी जो क्रॉप्स है उसको आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका रबी क्रॉप, एक ये तो हो गया टाइप्स के ऊपर, एक हो जाता है सीजन के ऊपर या फिर टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग के ऊपर अगर बात किया जाए तो फसल जो है ये भी 2 प्रकार के हैं। क्या क्या? एक है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का टाइमिंग क्या है खेती का? अक्टूबर से लगभग मार्च तक। फिर आ जाता है मेरा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का टाइमिंग क्या है? मार्च के बाद ही लग जाएगा ये, अप्रैल से सितंबर तक। तो देखिए, बेसिकली इनटेक के ऊपर डिपेंड करके क्रॉप 2 प्रकार के हैं, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करके, खेती का जो टाइमिंग है उसके ऊपर डिपेंड करके क्रॉप जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। अक्टूबर से मार्च का जिसका खेती होता है वो है आपका रबी क्रॉप, और अप्रैल से सितंबर का जिसकी खेती होती है वो है मेरा खरीफ क्रॉप। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ क्रॉप का बात। अब आते हैं इरिगेशन। इरिगेशन कितने प्रकार के हैं? देखिए, इरिगेशन का अगर बात किया जाए, बेसिकली इरिगेशन 2 प्रकार का है। क्या क्या है भाई? तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। देखिए, इरिगेशन बेसिकली 2 प्रकार का है। क्या क्या है?
टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो है सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, एक है मेरा सब सरफेस इरिगेशन। तो देखिए सरफेस इरिगेशन मतलब सरफेस, देखिए कोई भी शब्द का, मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी शब्द का अगर अर्थ पता होगा आपको, आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सरफेस इरिगेशन यहां के जहां पे इरिगेशन का वाटर जो है, पानी जो है, जमीन के ऊपर से होते हुए हम लोग फ्लो करवा रहे हैं टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स तक पहुंचा रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन यानी कि जिसको अंडरग्राउंड हम मैनेज कर रहे हैं, दैट इज सब सरफेस इरिगेशन। ग्राउंड के नीचे से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ग्राउंड के शैलो डेप्थ में जाके हम लोग मैनेज कर रहे हैं, दैट इज सब सरफेस इरिगेशन। आप अगर सरफेस इरिगेशन का भी बात किया जाए, सरफेस इरिगेशन भी दो प्रकार के हैं। क्या क्या? एक तो है फ्लो इरिगेशन, दूसरा है मेरा लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन के जो दोनों पार्टीशन है, क्या है? फ्लो, सॉरी, सरफेस का है फ्लो और लिफ्ट। अब फ्लो इरिगेशन मतलब जहां पे आप सोर्सिंग जो है, वाटर का सोर्स जो है वो आपका जमीन के ऊपर है ना, जमीन के ऊपर है। जैसे कि आप कोई रिवर से आप सोर्सिंग कर रहे हो, या फिर कैनाल से सोर्सिंग कर रहे हो, कोई बैरेज से सोर्सिंग कर रहे हो, कोई वाटर स्टोरेज है वहां से आप पानी ले रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। मतलब वहां पे आप फ्लो करा रहे हो वाटर को, डिटेल में जाएंगे हम लोग अभी। दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन, जहां पे आपका वाटर सोर्स जो है वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि इनफ वाटर ऊपर मौजूद नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी पंप का इस्तेमाल करके, आज तो बहुत सारा सोलर पैनल भी लग चुका है कि सोलर पैनल से डायरेक्ट पानी उठाया जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग काम में ले रहे हैं। फॉर दैट केस इट विल बी कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। अब बात किया जाए अगर फ्लो इरिगेशन का, तो वो भी दो प्रकार का है। क्या क्या? पेरिनियल इरिगेशन और मेरा है फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल और फ्लड। अब फ्लो भी दो प्रकार का है, पेरिनियल एंड फ्लड। तो पहले क्या, इरिगेशन मेरा दो प्रकार का है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब जो जमीन के ऊपर जो पानी मेरा है काम में, जमीन के ऊपर से हम लोग पानी दे रहे हैं, यानी कि पानी का फ्लो अल्टीमेट जो है जमीन के ऊपर से मतलब होगा। अंडरग्राउंड से पानी को नहीं ले जाएंगे हम, जमीन के ऊपर से पानी को हम लोग, वाटर को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द क्रॉप्स, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। सरफेस, सब सरफेस क्या है, जहां पे अंडरग्राउंड से पानी को हम लोग पहुंचा रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली जा रहा है, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पेड़ जो है, वो क्रॉप्स जो है, वो वाटर को इनटेक कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन का अगर बात किया जाए, ये भी दो प्रकार का है। क्या क्या है? फ्लो इरिगेशन है और मेरा लिफ्ट इरिगेशन है। फ्लो इरिगेशन यानी कि जहां पे वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है टू द क्रॉप्स, ठीक है, वाटर को हम लोग फ्लो कर रहे हैं टू द क्रॉप्स, और सोर्स भी वाटर जहां से ले रहे हैं वो भी जमीन के ऊपर है, चाहे हो सकता है रिवर हो, कैनाल हो, कोई भी बैराज हो सकता है कोई वाटर स्टोरेज बना हुआ है मेरा, तो वहां हम लोग कर सकते हैं ये सब काम। दूसरा है मेरा लिफ्ट इरिगेशन। क्या है? जहां पे मेरा एनफ वाटर जो जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर मौजूद नहीं है, इन दैट केस वी आर taking the pump and any other mechanical system into the consideration, that will be called lift irrigation। जहां पे हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं पानी को, that will be called lift irrigation। अब फ्लो इरिगेशन भी दो प्रकार का है, अब इसमें डिटेल में जाते हैं। पेरिनियल इरिगेशन और मेरा है फ्लड इरिगेशन। अब पेरिनियल को समझिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी शब्द का अगर आपको मतलब पता होगा, अर्थ पता होगा, तो याद रखने का जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आ जाएगा। पेरिनियल का शुद्ध हिंदी मतलब है बारहमासी, यानी कि 12 महीना जो चलता है ना, स्थाई। पेरिनियल का मतलब है स्थाई, चिरंतन, संस्कृत में चिरंतन, स्थाई, या बारहमासी या बारहमाही कहते हैं इसको, यानी कि जो हमेशा रहता है, परमानेंट है, दैट विल बी कॉल्ड पेरिनियल इरिगेशन। और मेरा है इधर फ्लड इरिगेशन, यानी कि फ्लड तो आपको पता ही है तो फ्लड इरिगेशन।
अब आते हैं पेरिनियल इरिगेशन में। पेरिनियल इरिगेशन भी दो प्रकार का है। आप देखिए यहाँ इतना डिवाइडेशन हो जा रहा है, आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए बार बार हम रिपीट करते चल रहे हैं। अब पेरिनियल इरिगेशन भी मेरा दो प्रकार का है। पेरिनियल इरिगेशन क्या क्या है? दो प्रकार का है। एक है मेरा स्टोरेज इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन है, और दूसरा है मेरा डायरेक्ट इरिगेशन है। अब कौन सा कहां पे काम में लिया जाता है? देखिए पेरिनियल मतलब परमानेंट है ना, जहां पे 12 महीने हम पानी दे सकते हैं, वाटर को हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो डायरेक्ट इरिगेशन मतलब, डायरेक्ट इरिगेशन मतलब जहां पे जो रिवर है, जो मेन रिवर है, वहीं से हम लोग एक परमानेंट चैनल बना दिए हैं या फिर कैनल बना दिए हैं, एक बैरेज हम लोग डाल दिए, एक बैराज हम लोग बना दिए हैं, और डायरेक्टली हम लोग 12 महीना मेरा कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर हम उसको उस चैनल में ट्रांसपोर्ट करा दे रहे हैं। यानी कि जैसे अब वो कहां पे पॉसिबल होगा? जिस रिवर में 12 महीने पानी रहता हो, है ना, जैसे गंगा, गंगा में 12 महीने पानी बहते रहता है, तो इन दैट केस हम लोग बैरेज बनाएंगे। वहां पे हमको पानी को स्टोर करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 12 महीना पानी है मेरे पास। तो वहां से एक शॉर्ट अमाउंट पानी को, मान लीजिए पर सेकेंड वहां पे 1800 क्यूबिक लीटर पानी फ्लो हो रहा है, एक बता रहे हैं, वहां से हम 500 मीटर क्यूब पानी को हम चैनलाइज करा दिए, ठीक है, परमानेंटली, और बाकी 1200 फ्लो हो रहा है आगे। तो जहां पे एक सर्टेन अमाउंट वाटर को चैनलाइज कर दिया जाता है दूसरे तरफ डायरेक्टली, कोई स्टोरेज नहीं है, यहां पर चैनलाइज कर दिया गया है, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट इरिगेशन। ये कहां पर ये सुविधा पॉसिबल है? जहां पे हमेशा 12 महीना पानी रहता है, जहां पर जिस नदी के ऊपर, जहां पे जैसे गंगा है, ऐसे नदी पे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है मेरा स्टोरेज इरिगेशन, जिस नदी पे 12 महीने पानी नहीं रहता है, जहां पे साल में 1-2 महीना या 2-3-4 महीना पानी रहता है, जहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आ जाता है, वन टाइमिंग पानी रहता है 3-4 महीने, बाकी पूरा सूख जाता है नदी। उस केस में हमको क्या चाहिए? उस पानी को, जब मेरे पास पानी है तब उसको हम स्टोर करके रखेंगे, स्टोरेज में हम स्टोर करके रखें, और उसी से 12 महीने हम लोग इरिगेशन चलाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टोरेज इरिगेशन, उस प्रोसेस को। तो देखिए इरिगेशन दो प्रकार का, सरफेस और सब सरफेस। सरफेस मतलब जहां पे जमीन के ऊपर ही हम चैनलाइज कर रहे हैं फ्लो को। सब सरफेस यानी कि जमीन के नीचे से हम लोग चैनल को लेके जा रहे हैं। सरफेस भी दो प्रकार का है, फ्लो और लिफ्ट। फ्लो यानी कि जहां पे जमीन के ऊपर ही मेरा सोर्सिंग है वाटर का। लिफ्ट कहां है? जहां पे पानी को हमको लिफ्ट कराना पड़ रहा है कोई भी पंप के थ्रू। लिफ्ट फ्लो इरिगेशन की दो प्रकार का है, पेरिनियल और फ्लड। पेरिनियल यानी कि जहां पे मेरा परमानेंटली पानी का जुगाड़ है मेरा, ठीक है, 12 महीने हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं जमीन को। फ्लड इरिगेशन क्या है? जहां पे फ्लड मतलब 1-2 बार फ्लड हो जाता है, बाकी थोड़ा बहुत पानी हम लोग देते रहते हैं, जाएंगे उसके बाद हमें। पेरिनियल भी दो प्रकार का है। पेरिनियल क्या क्या है भाई? कि डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। डायरेक्ट मतलब जहां पे जिस नदी के ऊपर 12 महीने पानी बहते रहता है, वहां पर हम लोग डायरेक्ट चैनल बना देंगे। और स्टोरेज जहां पे 12 महीना पानी नहीं रहता है, वहां पे हम लोग स्टोरेज के थ्रू हम लोग उसको चैनलाइज करेंगे। अब आते हैं फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे रिवर में जहां पे 12 महीने पानी नहीं रहता है, जहां पर साल में पूरा टाइम, वहां पर क्या होता है, ज्यादातर देखा गया है कि एक ही बार में बाढ़ आता है, एकदम सब कुछ डुबा देता है अगल बगल का एरिया। तो इससे क्या होता है? एक एलुवियल सॉइल जनरेट होता है, ठीक है, एक पोलराइज्ड सॉइल कहते हैं इसको। आप देखिएगा बहुत ही एक कोई भी मिट्टी के सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा पानी बहने के बाद एक महीन एक प्रकार का सॉइल, एक प्रकार का मिट्टी आपको दिख जाएगा, इसे कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो बाढ़ के बाद कोई भी नदी के अगल बगल का जो एरिया है, वहां पर ऐसे एलुवियल सॉइल जमा हो जाता है, जो कि खेती के लिए बहुत उपजाऊ माना जाता है। तो वहां पर क्या हो गया, साल में मान लीजिए 10-15 दिन ये इरिगेट मतलब एकदम अंडरग्राउंड में चला गया पूरा जमीन, तो पूरा मॉइस्चराइज हो जाता है, और बाकी टाइम पे हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा इरिगेट करके हम लोग खेती कर सकते हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन तो आपको पता ही है। लिफ्ट इरिगेशन मतलब कोई भी पंप के थ्रू हम इसको काम में लेते हैं। तो ये हो गया मेरा इरिगेशन का टाइप। अब सब सरफेस इरिगेशन क्या है? देखिए बेसिकली सब सरफेस इरिगेशन भी दो प्रकार का है, ठीक
ठीक है, क्या क्या है, सब सरफेस इरिगेशन भी दो प्रकार का है, एक है नेचुरल सब सरफेस, दूसरा है आर्टिफिशियल सब सरफेस। तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन क्या है, देखिए सब सरफेस यानी कि सरफेस का नीचे है, तो कोई भी इरिगेशन चैनल या बैरेज या फिर कोई स्टोरेज का जो अगल बगल का जो एरिया है, देखिए 100% तो वाटर को आप स्टोर नहीं कर सकते, जमीन के नीचे से तो लीकेज होता रहेगा, यानी कि जमीन से होते हुए वो धीरे धीरे थोड़ा सा परसेप्शन होता रहेगा, दूसरे जगह में ट्रांसफर होते रहेगा और मॉइस्चराइज होते रहेगा। तो और बाकी वहां का वो अगल बगल का जो पेड़ पौधा है, जो क्रॉप्स है, वो क्या करेगा, वो क्या कहते हैं उसको, भूल रहे हैं उस टर्म्स का नाम, जहां पे कोई भी क्रॉप्स ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी जाके उसको पर उस टर्म को हम भूल रहे हैं, उसके थ्रू वाटर को काम में ले सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसके वो भी एक प्रकार का सब सरफेस इरिगेशन है। और दूसरे प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चैनल के थ्रू, आर्टिफिशियल, ये हो गया नेचुरल, और आर्टिफिशियल तरीके में पाइपिंग के थ्रू, पीवीसी पाइपिंग के थ्रू हम लोग डायरेक्ट क्रॉप्स के एरिया में जाकर उस पाइप को हम लोग लीक करते हैं, लीकेज करते हैं, कि एकदम मतलब मान लीजिए यहाँ पे खेती हो रहा है ऐसे एरिया में, और एकदम अंडरग्राउंड से हम लोग पाइपिंग कर दिए हैं, और यहाँ पे मान लीजिए पेड़ है और यहाँ पे जाके पानी लीक कर रहा है, यानी कि एकदम डायरेक्ट रूट जोन में जाके वो पानी को लीक करा रहे हैं नीचे, ठीक ना। तो ये बहुत ही कॉस्टली है, बेसिकली इंडिया में नहीं किया जाता है ये जो सब आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन है। तो बेसिकली ये टाइप्स हैं। अब आते हैं तकनीक के ऊपर कि कितने प्रकार से पानी को किया जाता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए टेक्निक के ऊपर, अच्छा वो याद आया, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेड़ जो है, कोई क्रॉप्स जो है वाटर को खींचती है ऊपर, ठीक है ना, कैपिलरी एक्शन। खैर तकनीक के बात किया जाए अगर, टेक्निक, जो टेक्निक है वो बेसिकली 7 टेक्निक से हम लोग 6 से 7 तरीके से हम लोग इरिगेशन को चैनलाइज कर सकते हैं। क्या क्या, पहला है मेरा टाइप्स ऑफ टेक्निक इन इरिगेशन, ठीक है। पहला है मेरा फ्री फ्लडिंग। देखिए फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा छोटा सा चैनल हम बनाए हैं पानी का, ठीक है ना, मेन कनाल से हम लोग निकाले हैं एक चैनल, यहां से पानी फ्लो हो रहा है ऐसे। अब यहां पे मेरा जमीन है, ये मेरा वाला जमीन है, ये आपका वाला जमीन है। तो यहां पर भी ये चैनल लेकिन थोड़ा सा हाई राइज में है, मतलब ये चैनल थोड़ा सा ऊपर है। लैंड एरिया जो है, मतलब जहां पे मेरा खेती हम कर रहे हैं, जहां पे हम क्रॉप्स लगाए हुए हैं, ये क्रॉप्स वाला एरिया थोड़ा डाउन में है। चैनल एरिया हाई में है, ये वाला एरिया क्रॉप्स एरिया डाउन में है। और यहां पे हम छोटा सा एक ओपनिंग रखे हैं यहां पर, और वाटर यहां पे आके एकदम पूरा फैल जा रहा है पूरा एरिया में, एकदम फ्री फ्लडिंग, कोई कंट्रोल नहीं, एकदम पूरा धोआ के ले जा रहा है सामने तरफ एकदम, ठीक है ना। ये बहुत बिहारी भाषा है थोड़ा सा, तो पूरा एकदम फ्री फ्लडिंग हो रहा है। तो इसको बोलेंगे फ्री फ्लडिंग, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं है। चैनल से, मेन चैनल से सब चैनल, और सब चैनल के थ्रू एकदम डायरेक्ट क्रॉप एरिया में फ्लड हो जाता है, इसको कहते हैं फ्री फ्लडिंग। इसका थोड़ा सा उन्नत टेक्निक क्या है, बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या करते हैं हम लोग, बॉर्डर फ्लडिंग में ऐसी एरिया को हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा साइज में हम लोग बॉर्डरिंग कर देते हैं कि अच्छे से वो फैल जाए पानी। थोड़ा सा इसका उन्नत टेक्निक आप मान के चल सकते हैं, है ना, थोड़ा सा इससे उन्नत टेक्निक है। और ये देखना है कि इधर का पानी उधर ना जाए, उधर का पानी इधर नहीं, मतलब फ्री फ्लडिंग तो हो रहा है, फ्री फ्लडिंग तो हो रहा है, लेकिन बीच बीच में हम लोग एक स्ट्रिप बना दिए हैं, एक स्ट्रिप बना दिए हैं कि इधर का पानी इधर ना जाए, उधर का पानी इधर ना, एक बॉर्डर बना दिए हैं, है ना।
तो फ्री फ्लडिंग को हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कि मान के चलिए एक 100 मीटर बाय 100 मीटर का आपका जमीन है, या 100 मीटर बाय 25 मीटर का एक जमीन है, आप फ्री फ्लडिंग कर दिए एकदम, एकदम सामने ओपनिंग का सामने ही जो क्रॉप्स रहेगा वो क्या होगा, एकदम धोआ जाएगा पूरा एकदम, ठीक है ना। और लास्ट में जो क्रॉप्स होगा हो सकता है वहां तक पानी पहुंचे ही ना। तो छोटा छोटा बॉर्डरिंग कर देने से क्या होगा, फ्री फ्लडिंग को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है दोनों ही। तीसरा मेरा क्या नाम है इसका, तीसरा है मेरा चेक फ्लडिंग। ठीक है, चेक फ्लडिंग में क्या होता है मेरा, चेक फ्लडिंग बेसिकली हम लोग कंटूर एरिया में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कंटूर एरिया ने की स्टेपिंग जहां पे है, मान लीजिए थोड़ा सा ढलान वाला एरिया है ऐसा, तो हम एक ऊपर से ही एक ऐसा चैनल ला रहे हैं नीचे तक, और इधर जमीन है ऐसा, एक ऐसा इधर जमीन है, सारे एरिया को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेपिंग कर दे, और यहां पे एक थोड़ा सा हाई वॉल, जैसे मिट्टी से ही हम लोग एक हाई वॉल बना दे रहे हैं कि ऊपर का पानी नीचे ना आ जाए और थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। यहां पे ओपनिंग है, पानी एंटर कर रहा है यहां से इसका ओपनिंग है, पानी यहां से एंटर कर रहा है, ये बॉर्डर है। तो बेसिकली तीनों ही एक फ्लडिंग तरीका है, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग। चौथा है मेरा बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग बेसिकली थोड़ा सा जो प्लांट है, नॉट क्रॉप्स, डायरेक्ट प्लांट के रूट जोन में हम लोग ऐसे, मान लीजिए मेरा जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया मान लीजिए ऐसा हम चैनल एक भेज दिए यहां, अब यहां पे मेरा पेड़ लगा हुआ है या फिर कोई भी क्रॉप्स लगा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट एकदम छोटा सा चैनल हम लोग एकदम इस प्लांट का एकदम एक इर्द गिर्द एक बेसिन बनाएंगे, एक खोद के एकदम बेसिन टाइप का बनाएंगे, और वहां बेसिन में जाकर हम लोग पानी को डिलीवर कर देंगे। यहां से थोड़ा क्या होता है, पानी का बचत हो जाता है, तो इसको कहते हैं बेसिन फ्लडिंग। पांचवा है मेरा फ्यूरर इरिगेशन। रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो पांचवा है मेरा फ्यूरल इरिगेशन। फ्यूरल इरिगेशन में क्या किया जाता है, ये बेसिकली हमारे बिहार के एरिया में, बिहार, बंगाल, उधर झारखंड, यूपी, ठीक है, ये सब एरिया में यूज किया जाता है ज्यादा, जो कि है मेरा फ्यूरल इरिगेशन। फ्यूरल इरिगेशन में क्या किया जाता है, फ्यूरल इरिगेशन में बेसिकली पूरे खेती का जो एरिया है मेरा, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इस पार्ट में हम लोग पूरे पार्ट को, मान लीजिए पूरा खेती है, हम आलू लगाए हैं एकदम, ठीक है ना, अब ये वाला एरिया को हम स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहां पे आलू लगाए हैं, एक लाइन, एक एक पौधा लगाए हैं यहां पर, ठीक है ना, एक एक क्रॉप्स लगाए हैं। अब बीच में हम लोग चैनल बना दिए हैं, फिर यहां ये थोड़ा सा हाइट पे है, लेकिन मतलब इस सब में क्या हो रहा था कि मेरा बेसिकली आप देखिएगा फ्री फ्लडिंग, ब्रॉडर फ्लडिंग या चेक फ्लडिंग और बेसिन फ्लडिंग, चारों में ही मेरा पानी जो है हाइट में है, लैंड नीचे है। क्या हो रहा है, पानी ऊपर है, लैंड नीचे है ना। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, पानी तो मेरा बही रहा है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बना दिए हैं, हिल टॉप जैसा हम बना दिए हैं मिट्टी से, और इसके ऊपर हम लोग क्रॉप्स को प्लांट किए हैं। यहां पे मेरा चैनल बना दिए हैं, फिर एक स्ट्रिप यहां पे लगा दिए हम क्रॉप्स, फिर एक चैनल यहां पर पानी फ्लो हो रहा है यहां से, फिर एक स्ट्रिप ऐसा यहां पे क्रॉप्स लगाए हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक एक स्ट्रिप हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। इससे क्या होता है, एकदम एंड तक पानी मेरा पहुंचता है, पूरा एकदम अच्छे से इरिगेट होता है, और हम लोग इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको कहते हैं फ्यूरल इरिगेशन। छठा है मेरा
ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड में कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? जहां पे पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पाइपिंग के थ्रू एकदम जो मेरा प्लांट है, प्लांट एकदम मान लीजिए कोई प्लांट है, यहां पर प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट लगा हुआ है, तो एकदम पाइपिंग के थ्रू छोटा छोटा छेद रहेगा, नोजल रहेगा, और एकदम डायरेक्ट रूट जोन में हम लोग पानी को पहुंचा रहे हैं, जहां पे पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और पानी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ना, वहां और हमको कंटिन्यूअस उसको इरिगेट करते रहना है, वहां पे हम लोग इस मेथड का अपनाते हैं ड्रिप इरिगेशन। लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पाइपिंग का कॉस्ट है आपका। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना सारा आप केस देखे वहां पे आपको वाटर आप फ्री छोड़ दिए, उतना तामझाम है नहीं, लेकिन बेसिकली ड्रिप इरिगेशन आपको पाइपिंग का खर्चा है, जहां पे आपको पाइपिंग के थ्रू एकदम रूट जोन तक आपको पानी को पहुंचाना पड़ रहा है, ठीक है ना। आखिरी है मेरा स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर, आप नाम से समझिए, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पानी एकदम फ्लो में आता है और नोजल लगा रहता है, और नोजल से आप देख पाइएगा, हम पिक्चर दे देंगे बोर्ड में, नोजल एकदम स्प्रे करके, स्प्रे जैसा एकदम पानी को घुमा के हम लोग फोर्स में हम लोग पूरा जगह में एकदम फैला देते हैं, पूरा जगह में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर बारिश का छींटा जैसा लगता है। कहां पे वो एप्लीकेबल है? जहां पे जिस क्रॉप्स का बेसिकली एक तो है लैंड के ऊपर, यानी कि जो स्टेपिंग ग्राउंड है, जैसे दार्जिलिंग, असम, उत्तराखंड, जहां पे स्टेपिंग ग्राउंड बेसिकली जो चाय की खेती होती है, जो कॉफी के जो खेती होती है, जहां पर मतलब जहां पे पहाड़ी इलाका है, जो स्टेपिंग ग्राउंड है, जहां पे पानी मेरा रहेगा नहीं ज्यादा, और दूसरी बात हमको परमानेंटली एक पानी को फ्लो कराते रहना है, हेवी पानी नहीं देना है, हमको थोड़ा बहुत पानी देना है लेकिन कंटिन्यू देते जाना है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, जहां पे जिस क्रॉप्स का रूट का डेप्थ जो जड़ है, जड़ का डेप्थ बहुत ज्यादा कम है, ऊपरी सतह पे ज्यादा है, अगर एकदम हम फ्लो इरिगेशन खोल देंगे तो हो सकता है कि पूरा पौधा ही बहा जाए एकदम आगे, है ना, तो उस जगह पे हम लोग करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना, पानी को नोजल का खर्चा, नोजल बदलना पड़ता है, बहुत बार डैमेज हो जाता है, पंप का खर्चा है अलग, पूरा तामझाम है उसका। तो ये है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो पूरे से एकदम राउंड अप कर देते हैं। बेसिकली टेक्निक का बात किया जाए तो इरिगेशन 7 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, जहां पे 4 तकनीक जो है वो फ्लडिंग का है, 3 टेक्निक जो है मशीनरी का है। 4 क्या क्या है? 4 है मेरा फ्ली फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग और बेसिन फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं, मेन चैनल से हम लोग पानी को एकदम फ्रीली फ्लड कर देते हैं, एकदम फ्रीली छोड़ देते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, ओपनिंग का सामने का जो क्रॉप्स है बहुत बार देखा गया है, ओपनिंग के सामने मतलब यहां से खोल देंगे पानी तो एकदम सामने जो जितना सारा क्रॉप्स होगा, हो सकता है मतलब यहां पे पानी खोल दिए तो ये वाला एरिया का जो क्रॉप्स है हो सकता है डैमेज हो जाए और आखिरी तक पानी पहुंचे ही ना, ठीक है। ये सब इसका डिसएडवांटेज है। पानी का वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकता हम इसको। दूसरा इसका एडवांटेज, दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉर्डर फ्लडिंग, जहां पे इस एरिया को हम छोटा छोटा बॉर्डर देके हम लोग पार्टीशन कर देते हैं, इससे थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं। तीसरा है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, थोड़ा सा जहां पे स्टेपिंग ग्राउंड है, जहां पे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और इसको बॉर्डरिंग के तो हम लोग करते हैं। चौथा है बेसिन फ्लडिंग, जहां पे बेसिन बना देते हैं, छोटा छोटा एकदम बेसिन में जाके हम लोग पानी को पहुंचा के आते हैं चैनल के थ्रू, उसको बोलते हैं बेसिन फ्लडिंग। पांचवा है मेरा फ्यूरल इरिगेशन, जहां पे एक एक स्ट्रिप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरे खेती को, उसको बोलते हैं फ्यूरल इरिगेशन। छठा है मेरा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन यानी कि एकदम पाइपिंग के थ्रू, एकदम नोजल के थ्रू एकदम थोड़ा बहुत पानी हम लोग पहुंचाते हैं प्लांट तक। और आखिरी है मेरा स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये है टेक्निक का बात, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में जाने कि क्रॉप्स बेसिकली 2 प्रकार का है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, टाइमिंग के ऊपर, है ना। और एक टाइप्स के ऊपर क्या है, वो है आपका फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। अब कोई भी क्रॉप्स के लिए हमको चाहिए है वाटर। अब वैसा तो नहीं है कि एक ही बार में सारा पानी आप डाल दिए, एक ही बार में सारा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा वो पौधा। तो इसीलिए बेसिकली पहली बार कोई भी जो आप क्रॉप्स को पहला बार जो आप प्लांट किए, मान लीजिए 1 तारीख को 1 अक्टूबर को आप प्लांट किए इसको,
लगाए हैं, 1 अक्टूबर को आप कोई भी प्लांट को लगाए हैं और आप काट दिए इसको 10 मार्च को, 1 अक्टूबर को उसका सीडिंग किए हैं, उसका बीज आप बोए हैं और 10 मार्च को आप काट दिए, तो ये जो टाइमिंग है 1 अक्टूबर से 10 मार्च का, इसको कहते हैं इस क्रॉप का क्रॉप पीरियड। समझ में आ गई बात? जिस दिन से हम बीज बोए हैं और जिस दिन फसल काटे हैं, इसका जो टाइमिंग है इसको कहते हैं क्रॉप पीरियड। अब ऑब्वियसली बात है, सूखा जमीन पे तो आप बीज गाड़ नहीं दीजिएगा, पानी डालिएगा थोड़ा सा। तो बेसिकली देखा गया है कि उसी दिन हमको या उसी दिन हमको पानी देना पड़ता है। तो जिस दिन आप मान लीजिए उस दिन नहीं भी दिए, मेन फैक्ट जो है समझा रहे हैं, मान लीजिए 1 अक्टूबर को आप पहली बार आप पानी पटाए हैं, उसमें पहली बार पानी दिए हैं फर्स्ट टाइम, और आप लास्ट पानी दिए हैं 20 फरवरी को, तो ये 1 अक्टूबर से 20 फरवरी का जो टाइमिंग है इसको कहते हैं बेस पीरियड। यानी कि जो जिस दिन पहला बार फर्स्ट टाइम आप सीडिंग किए हैं, जिस दिन पहली बार बीज को लगाए हैं, उस दिन से लेकर लास्ट दिन जिस दिन आप फसल काटे हैं, उस टाइमिंग को हम लोग कहते हैं क्रॉप पीरियड। और जिस दिन फर्स्ट टाइम आप पानी दिए हैं और वहां से लास्ट टाइम जिस दिन पानी दिए हैं, उसको कहते हैं बेस पीरियड। लेकिन बेसिकली कैलकुलेशन में हम लोग ज्यादा टाइम बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को एक ही मानते हैं, लेकिन क्रॉप पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है बेस पीरियड से। ठीक है, अब देखा गया है कोई भी क्रॉप्स का पानी हम लोग एक बार में तो देते नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिन छोड़ छोड़ के देते हैं। आज पानी पटाए हैं, 5 या 10 दिन बाद और एक बार पानी दे दिए, फिर 6 दिन बाद थोड़ा सा पानी और दे दिए, फिर 7 दिन बाद थोड़ा सा पानी और दे दिए। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि एक बाल्टी दे दे, उसका भी लिमिटेशन है। तो ये जो मान लीजिए हम 1 तारीख को पानी दिए हैं, फिर हम 7 तारीख को पानी दे दिए, दूसरी बार पानी पटाए हम, फिर हो सकता है थर्ड टाइम हम 15 तारीख को पानी दिए, फिर हम 21 तारीख को पानी दिए। तो ये जो इंटरवल है, ये जो डेट का जो डिफरेंस है, एक डेट से दूसरा डेट पानी पटाने के बीच में जो गैपिंग जो है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। और इसको रोटेशन पीरियड भी कहते हैं। मतलब एक बार पानी देने से दूसरी बार या दूसरी से तीसरी जो बीच में जो अंतर है, दोनों बार पानी देने का बीच में जो अंतर है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन या फिर ओरिएंटेशन पीरियड। अब मान लीजिए पहला बार हम पानी दिए हैं 5 सेंटीमीटर, दूसरी बार हम 10 सेंटीमीटर, मतलब वाटर का डेप्थ, कितना डेप्थ में पानी दिए हम, है ना। मीटर क्यूब मापना तो संभव नहीं हो सकता है, आप वहां पे जाके कितना मापिएगा कि कितना हुआ है, कितना पानी दिए हैं आप। तो बेसिकली डेप्थ में नापा जाता है कि 5 सेंटीमीटर पानी दिए हैं, कि 3 सेंटीमीटर दिए हैं, कि 10 सेंटीमीटर दिए हैं। तो जितना डेप्थ, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप पानी दिए 5 सेंटीमीटर, दूसरी बार आप 10 सेंटीमीटर दे दिए, तीसरी बार आप 6 सेंटीमीटर दिए, तो टोटल को जोड़ के जितना सेंटीमीटर आप टोटल पानी दिए हैं, मान लीजिए 120 सेंटीमीटर पानी आप दे दिए, इसको कहते हैं डेल्टा ऑफ द क्रॉप। उस क्रॉप का डेल्टा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा यानी कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। यह है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप। डेल्टा का साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, एक वाटर टोटल जितना डेप्थ हमको चाहिए, टोटल मतलब टोटल बेस पीरियड में, बेस पीरियड आप समझ गए, कोई भी क्रॉप के लिए टोटल जितना डेप्थ का पानी हम दिए हैं, 5 + 10 + 5 + 6, जितना भी छोड़ छोड़ के हम दिए हैं, टोटल को जोड़ के जो मेरा डेप्थ का हम पानी दिए हैं जितना, उसको कहते हैं मेरा डेल्टा। इसी रिलेटेड एक दूसरा टर्म भी है, ड्यूटी। ड्यूटी यानी कि मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पानी, 1 मीटर क्यूब वाटर पर सेकेंड, इस बहाव से हम छोड़ रहे हैं वाटर। इमेजिन कीजिए एक चैनल से या फिर एक इरिगेशन कैनल से
हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से हम पानी छोड़ रहे हैं, है ना। और हम लगाए हैं राइस, धान का खेती किए हैं हम, उसमें कितना हमको चाहिए, 120 सेंटीमीटर हमको पानी का डेप्थ चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं भी इरिगेशन चैनल देखेगा कि पानी छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि अंदाजे खोल देता है वो लोग, उसका भी एक लिमिटेशन होता है, उसका पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितना मीटर हम पानी छोड़े हैं, अब इसमें कितना सा भाप बन जाएगा, कितना पर्कुलेशन जमीन में कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, अल्टीमेट खेती तक कितना पहुंचने वाला है, उसका पूरा कैलकुलेशन चार्ट होता है। अगर आप इन फ्यूचर इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपको जॉब होगा, वहां पे जो जूनियर इंजीनियर फिर असिस्टेंट इंजीनियर जो डायरेक्शन देते हैं कि इतना मीटर पानी छोड़ दीजिए, इतना टाइमिंग का पानी आप छोड़ दीजिए, तो पूरा कैलकुलेशन किया रहता है। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का हिसाब से पानी छोड़े हैं, तो टोटल बेस पीरियड मान लीजिए राइस के लिए जितना है, मान लीजिए 100 डेज है, जितना भी दिन है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से टोटल बेस पीरियड में जितना पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए राइस के लिए, 120 सेंटीमीटर हमको पानी चाहिए। इस वाटर रिक्वायरमेंट को हमको पूरा करते हुए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से पानी हम छोड़ेंगे। 1 मीटर क्यूब पानी कितना हेक्टर जमीन को इरिगेट कर सकता है, कितना इरिगेशन कर सकता है, मान लीजिए 120 हेक्टर को जमीन इरिगेट कर सकता है, तो 120 हो गया इसका डेल्टा। राइस के लिए 120 हेक्टर हो गया, 120 हेक्टर पर मीटर क्यूब सेकेंड, ये हो गया इसका डेल्टा। डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी, यानी कि पर वॉल्यूम का बात है, कहते हैं ना कि पर इंच, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हाउ मच एरिया यू कैन इरिगेट बाय 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब 1 यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट पानी, मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से पानी से टोटल बेस पीरियड को कंप्लीट करते हुए आप कितना जमीन को इरिगेट कर सकते हो, दैट अमाउंट ऑफ लैंड विल बी टर्म्ड एज द डेल्टा ऑफ द सच क्रॉप। ठीक है, तो ड्यूटी आपको पता चल गया, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय सच एन क्रॉप। डेल्टा ड्यूटी क्या हो गया, यूनिट ऑफ वाटर नीडेड फॉर फार्मिंग एनी क्रॉप फॉर ए सर्टेन एरिया, ये आपको पता चल गया। टाइप्स ऑफ क्रॉप आपको पता चल गया, टाइप्स ऑफ इरिगेशन टेक्निक आपको पता चल गया, टाइप्स ऑफ इरिगेशन आपको पता चल गया है। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, फिर हम लोग हो सकता है सर्वे में बैक आए या फिर दूसरा सब्जेक्ट हम लोग शुरू करें। कंटिन्यू आप क्लास को अटेंड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपका सिविल इंजीनियरिंग दोस्त हैं जो आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एकदम शुरू से शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे अभी तो बेसिक लग रहा हो आपको, बेसिक से एकदम टॉप पे हम लोग जाएंगे, और इसके बाद जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, 1 क्लास 2 क्लास रहेगा, उस चैप्टर से जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए चेन सर्वे का 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो 2 क्लास ऐसा रहेगा जहां पे उस चैप्टर से कितना एमसीक्यू आ सकता है, डिटेल में हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। हो सकता है इस चैप्टर का वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप से हम लोग डिटेल में एक दिन एमसीक्यू को चर्चा करेंगे। तो डिटेल जुड़े रही है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने कहिए, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।